आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसने एफएल टावर को बनाया। उसने ये क्यों बनाया, इसके पीछे क्या वजह थी, जानते हैं आगे की कहानी में। तो कहानी शुरू होती सितंबर 1886 में। एक फ्रांसीसी नागरिक था जिसका नाम गुस्ताव एफेल था, जिसे यहाँ सम्मानित किया जा रहा था क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण किया, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का प्रतीक बन गया। दरअसल इसे आज़ादी का प्रतीक कहा जाता है, जिसे फ्रांस के लोगों ने तोहफे के रूप में अमेरिका को दिया था। इसके बाद एफेल अपनी सबसे बड़ी बेटी से मिलता है जिसका नाम क्लेयर है। दोनों साथ में लंच करते हैं। थोड़ी देर बाद एफेल का स्टाफ का एक मेंबर एग्जीबिशन की खबर लेकर आता है, जो देश के आर्थिक विकास के सुधार के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा। एफेल का मेट्रो बनाने का सपना है और इसके लिए उसे बिजनेस मिनिस्टर की इजाजत की जरूरत है। इसलिए उसने अपने स्टाफ को एंटोनियो द रेस्टिक नाम के अपने स्कूल के दोस्त से संपर्क करने के लिए कहा, क्योंकि वो अब एक जर्नलिस्ट है और मिनिस्टर्स के करीब है। एफेल एंटोनियो से बिजनेस मिनिस्टर के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है। एफेल जब घर पर होता है तो अपने बच्चों की देखभाल में बिजी रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। किस्मत से उसकी बड़ी बेटी क्लेयर घर और उसके भाई बहन की देखभाल में एफेल की मदद किया करती है। बाद में दिखाया जाता है कि एफेल के सहकर्मियों में से मौलिक नाम का एक व्यक्ति ने ऑफर किया कि एफेल 200 मीटर का टावर बनाए। हालांकि एफेल सहमत नहीं है, वो अभी सबवे या मेट्रो बनाना चाहता है। एफेल, एंटोनियो और बिजनेस मिनिस्टर के बीच मीटिंग होती है। एफेल ने इंडो चाइना क्षेत्र, जिसे आज कंबोडिया के नाम से जाना जाता है, वहां लोहे का पुल का निर्माण किया था। उसके निर्माण के लिए मंत्री द्वारा एफेल की तारीफ की जाती है। मुलाकात के दौरान एंटोनियो ने एफेल को अपनी पत्नी एड्रीन बोस से मिलवाया। एफेल और एड्रीन एक दूसरे को देखकर दंग रह गए, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों। एफेल एड्रीन को देखना बंद नहीं कर सका, उसे यकीन नहीं है कि वो उसके सामने है। फिर यहाँ टेबल पर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। फ्रांस सरकार अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह देश का एक प्रतीक चिन्ह बनाना चाहती है। इसके अलावा कहा कि वो ग्रेनाइट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। अचानक से एफेल, जो शुरू से मेट्रो बनाना चाहता था, उसका ख्याल मेटल फ्रेम के इस्तेमाल करके 300 मीटर की ऊंचाई के साथ एक टावर बनाने के ख्याल में बदल गया। एफेल ने एक शर्त रखी कि वो इसे पेरिस में बनाना चाहता है, ताकि टावर राजघरानों से लेकर आम मजदूरों तक सभी लोगों को समर्पित होगा, जिससे सभी को इसका लुत्फ उठाने और इसका मालिक बनने का मौका मिलेगा। उसने टावर को नदी के पास बनाने का मंसूबा बनाया। उस रात एफेल अपने घर नहीं गया, वो सीधा ऑफिस चला गया। सुबह एफेल का स्टाफ उसे पहले से ही ऑफिस में परेशान हालत में देखकर हैरान रह गया। एफेल ने कहा कि वह अभी टावर बनाने की तैयारी करेंगे, लेकिन वो 300 मीटर की ऊंचाई का होगा और एक नई डिजाइन के साथ होगा। एक दिन एफेल शहर में वॉक करने के लिए निकला, जहां उसने एड्रीन को फिर से देखा। दूसरों द्वारा पकड़े जाने के डर से एफेल ने वहां से चले जाना पसंद किया। हालांकि रास्ते में उसकी मुलाकात एंटोनियो से हुई, जिसने एफेल को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। एंटोनियो ने बताया कि एड्रीन एफेल की बहुत तारीफ करती है, वो तुम्हारे टेक्निकल काम के बारे में बुक में पढ़ा करती है, वो एक बेहतरीन इंसान है। एफेल एंटोनियो के घर में एड्रीन की तस्वीरों को और उसके सामान को देखकर प्रभावित होता है। दरअसल वो बिना इजाजत के एड्रीन के कमरे में घुस गया। इससे उसकी उस समय की यादें ताज़ा हो गई जब वो बॉर्डेक्स में एक पुल का निर्माण कर रहा था, जहाँ एक मजदूर नदी में गिर गया था। एफेल तुरंत मजदूर की मदद करने के लिए दौड़ा और इस बहादुरी के काम ने एड्रीन नाम की लड़की का ध्यान खींच लिया। प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में एफेल ने डेवलपर से ज्यादा बजट की मांग की, जिससे वो ये कह रहा था वो एड्रीन का पिता था। एफेल ने दरखास्त की कि मजदूरों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए वो और इसका फोल्डिंग यूनिट को जोड़े। ये सब देखने के बाद एड्रीन वहाँ से चली गई। एफेल एड्रीन के पिता से बात करने के लिए उसके घर पहुँच गया। वहाँ उसने पहली बार एड्रीन को देखा और देखता ही रह गया। मिस्टर बोग ने एफेल को खाने के लिए इनवाइट किया। लंच के दौरान वहाँ कई लोग थे। एड्रीन एफेल के प्रति आकर्षित लग रही थी। यहाँ पर उसके बहादुरी के कारनामे और उसके इंजीनियरिंग के हुनर की तारीफ की गई। रईस लोगों के साथ बैठकर खाना खाना एफेल के लिए नया था। एड्रीन ने एफेल के जाने से पहले उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया। एड्रीन के जन्मदिन पर एफेल ने उसे एक तोहफा दिया। उसे लोहे और स्टील से पुल बनाने की कला के बारे में एक किताब दी। हालांकि ये अजीब लग सकता है, लेकिन एड्रीन को यह तोहफा पसंद आया। जब एफेल ने उसके नजदीक जाने की कोशिश की तो एड्रीन ने इनकार कर दिया और एफेल वहां से चला गया। एक शाम जब एफेल काम से घर जा रहा था तो एड्रीन को उसका इंतजार करते देखकर हैरान रह गया। दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन एफेल को लगता है कि एड्रीन एक रईस लड़की है और उसके साथ खेल खेल रही है, वह उसके लिए संजीदा नहीं है। इससे एड्रीन गुस्सा हो गई। उसे बुरा लगा कि वो उसके बारे में ऐसी राय रखता है और वो नदी में जाकर कूद गई। घबराए एफेल तुरंत एड्रीन को बचाने के लिए कूद पड़ा और उसे बचा लिया। जब एफेल एड्रीन के साथ अपने अतीत को याद कर रहा था तो उसे एंटोनियो ने अपने कमरे में पकड़ लिया। एफेल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उस वक्त एंटोनियो से अलविदा कहकर वहां से चला गया। एफेल अब टावर को लेकर और ज्यादा उत्साहित हो गया।
और उसने टावर के डिजाइन को बदलने का फैसला किया जिससे इसे और ज्यादा आर्टिस्टिक बनाया जा सके। उसने टावर के पैरों में भी बदलाव किए जिससे वो और ज्यादा मजबूत रहे और जो देखने में अक्षर ए जैसा दिखाई दे। आखिरकार एफएल ने टावर का डिजाइन पूरा कर लिया। कहानी आगे बढ़ती है। एफएल के साथ एंटोनियो भी है जिसने पब्लिक रिलेशन पर काम किया ताकि स्टेट काउंसिल को डिजाइन पेश किया जा सके, निर्माण और पैसे की मदद के लिए गुजारिश की जा सके। शुरू में स्टेट काउंसिल ने टावर के डिजाइन और सुरक्षा पर सवाल उठाए, जैसे टावर जिस जगह बनाने वाले हैं वहां की मिट्टी कमजोर है और बाढ़ के कारण लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। एफएल ने कॉन्फिडेंस से अपनी तैयार की गई तकनीक से काउंसिल के सवालों का जवाब दिया और उन्हें टावर की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि ये टावर यूरोपियन देश में टूरिस्ट को आकर्षित करेगा जिससे फ्रांसीसी राज्य के फॉरेन करेंसी में इजाफा होगा। एफएल ने टावर की कल्पना देश के प्रतीक और एक समानता के बारे में बताते हुए की जो पेरिस नदी के पास बनाया जाएगा जिसका आनंद हर कोई ले सकेगा। स्टेट काउंसिल द्वारा एफएल के टावर को प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। इसके बाद सरकार ने टावर के डिजाइन को सिलेक्ट करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिसका डिजाइन जीतेगा वो राज्य का प्रतीक होगा। एफएल की बेहतरीन डिजाइन ने प्रतियोगिता जीत ली। इसके बाद टावर बनाने का काम शुरू हो गया। एफएल ने लगभग 300 मजदूरों को प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहा। कुछ समय बाद उसे मिनिस्टर के घर पर एक पार्टी में आमंत्रित किया गया जहां एड्रीन और एंटोनियो दोनों मौजूद थे। इस वक्त एफएल सबसे मशहूर आदमी बन चुका था। टावर डिजाइन प्रतियोगिता जीतना और मशहूर होने के कारण एफएल को पार्टी में सम्मानित किया गया और उसने एड्रीन को अपने साथ डांस करने के लिए आमंत्रित किया। एड्रीन झिझकते हुए उसके साथ गई क्योंकि उसका पति उसके सामने ही था। डांस करते हुए एफएल ने उसे पार्टी के बाहर कहीं मिलने के लिए कहा। एड्रीन ने इसके लिए उसे मना कर दिया और वहां से चली गई। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि टावर का काम लगातार चल रहा है। टावर के निर्माण के दौरान कई परेशानियां खड़ी होने लगी। तकनीकी परेशानी और निवासियों का विरोध, जिन्हें डर था कि टावर गिर सकता है, और यहाँ तक कि उसकी ऊंचाई के कारण वेटिकन सिटी ने भी इसकी असहमति दी क्योंकि टावर की ऊंचाई चर्च की ऊंचाई से कहीं ज्यादा थी। कई और लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट की आलोचना की और मजदूरों ने इसमें ज्यादा जोखिम होने के कारण ज्यादा मजदूरी की मांग की। एफएल की टीम ने जनसंपर्क विभाग में एंटोनियो के काम पर सवाल उठाया क्योंकि वो टावर के बारे में गलत कहानियों का मुकाबला करने में असफल रहा। उसने ऐसा कुछ नहीं छापा जिससे